अब अगर सूरज की रोशनी को मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखा जाए तो एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आता है। बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है ये। राइट। देखिए, सूरज की किरणें पूरी धरती पर पड़ती हैं, हर जगह बिखरी होती हैं। उनमें इतनी गर्मी होती है, पर उस बिखरी हुई रोशनी से एज सच कोई आग नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, वो गर्मी सिर्फ महसूस होती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब उसी रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए किसी एक छोटे से बिंदु पर, आप किसी एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है तो वहां आग लग जाती है। और मुझे लगता है कि इंसानी ऊर्जा यानी ह्यूमन एनर्जी का भी ठीक यही सच है। सही कहा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का जो उदाहरण है ना, ये सच में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बहुत गहराई से समझाता है। हाँ, क्योंकि जब तक ह्यूमन एनर्जी दिन भर के हजारों कामों में बिखरी हुई है, लोग सिर्फ थके हुए और एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। पर जब वो एक जगह फोकस होती है तो नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं। और आज के दौर में एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई है। हर कोई बिजी है, लोग सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। राइट, हर वक्त कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हाँ, पर दिन के आखिर में लगता है कि आखिर अचीव क्या किया? कुछ भी नहीं। मतलब बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में एक बहुत बड़ा अंतर है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अंतर को गहराई से समझने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य विषय यही है, द पावर ऑफ फोकस, जो कि आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। हमने आज की इस चर्चा के लिए जो स्रोत चुने हैं वो आई लव बुक्स के मटेरियल से लिए गए हैं। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करना नहीं है, हमें इसके कोर तक जाना है। एग्जैक्टली। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर फोकस भटकता क्यों है, दिमाग में हैबिट्स, आदतें कैसे बनती हैं, और सफलता के वो छुपे हुए रहस्य क्या हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल से करते हैं। फोकस आखिर काम कैसे करता है? सही बात है। मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है कि जहां फोकस जाता है वही एनर्जी फ्लो होती है। ये लाइन सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, पर इसके पीछे की न्यूरोलॉजी बहुत गहरी है। अगर हम दिमाग को देखें तो एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो माथे के ठीक पीछे होता है। हाँ वही। ये हिस्सा हमारे ध्यान, हमारे डिसीजंस और हमारी विल पावर को कंट्रोल करता है। तो जब कोई इंसान किसी एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाता है तो दिमाग अपनी सारी ग्लूकोज और ऑक्सीजन उसी हिस्से में भेजता है। यानी पूरी ताकत एक ही जगह लग रही है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। एग्जैक्टली। पर यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम यानी सबसे बड़ा मिथ सामने आता है, मल्टीटास्किंग का मिथ। ओह, मल्टीटास्किंग, ये तो आजकल एक फैशन बन गया है। वही तो। लोगों को लगता है कि वो एक साथ ईमेल भी पढ़ रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं और कुछ नया सोच भी रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग एक वक्त में दो जगह फोकस कर ही नहीं सकता। वेट, सच में? मतलब दिमाग एक वक्त पर दो चीजें प्रोसेस नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो दरअसल एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है। एक सेकंड ईमेल पर, अगले सेकंड फोन कॉल पर। ओह वाह, तो वो एक इल्यूजन है कि हम सब साथ कर रहे हैं। हाँ, और इस लगातार स्विचिंग के दौरान दिमाग की एनर्जी सबसे ज्यादा ड्रेन होती है। इंसान जल्दी थक जाता है और किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाता। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में ये स्विचिंग तो जैसे एक मजबूरी बन गई है ना। हर 2 मिनट में एक नया नोटिफिकेशन आता है, ईमेल का पॉपअप आता है। सही बात है, पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का पूरा डिजाइन ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया है। तो क्या वाकई इस शोर शराबे वाले माहौल में मल्टीटास्किंग से बचा जा सकता है, या ये अब ह्यूमन नेचर का हिस्सा बन चुका है? देखिए, बचा बिल्कुल जा सकता है, पर उसके लिए पहले इस डिस्ट्रैक्शन के खतरनाक नुकसान को समझना होगा। इसे साइकोलॉजी में अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या होता है? मान लीजिए कोई पूरे ध्यान से एक जरूरी रिपोर्ट बना रहा है। अचानक फोन पर एक मैसेज आता है। वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए स्क्रीन देखता है, मैसेज पढ़ता है और बिना रिप्लाई किए वापस अपने काम पर लग जाता है। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। लगता है कि सिर्फ 2 ही सेकंड तो गए। सुनने में ये 2 सेकंड का डिस्ट्रैक्शन लगता है, पर दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस मैसेज के बारे में सोच रहा है। उस दिमाग को वापस उसी गहरे फोकस में आने में, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। हाँ, फ्लो स्टेट, जहाँ इंसान काम में पूरी तरह डूब जाता है। बिल्कुल। तो उस फ्लो स्टेट तक वापस आने में करीब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। वेट, सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने की वजह से 20 मिनट का फोकस चला गया? एग्जैक्टली।
यानी एक छोटे से डिस्ट्रैक्शन ने 20 मिनट की डीप एनर्जी खत्म कर दी। बाप रे, इसका मतलब दिमाग एक गाड़ी के इंजन की तरह है। अगर बार बार ब्रेक लगाएंगे और फिर से स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पेट्रोल सबसे ज्यादा खर्च होगा। और गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी भी बहुत देर से, या शायद इंजन ही बीच में खराब हो जाए। सही कहा। इसीलिए सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि डीप वर्क के सेशंस होने चाहिए। दिन में 8 घंटे बिखरा हुआ काम करने से बेहतर है 30 से 60 मिनट के अनडिस्टर्ब्ड फोकस सेशंस बनाना। बिल्कुल, उस वक्त पूरी दुनिया कट ऑफ होनी चाहिए। जैसे फोन को एयरप्लेन मोड पर रख देना या दूसरे कमरे में छोड़ाना। पर मुझे लगता है फोकस का मतलब सिर्फ अपने काम को हाँ बोलना नहीं होता। तो और क्या होता है? इसका एक और बहुत जरूरी पहलू है, बेकार की चीजों को हिम्मत के साथ नो बोलना, यानी इनकार करना। वही तो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है लोगों के लिए। लोगों को नो बोलने में डर लगता है, फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर पार्टी में नहीं गए या उस एक्स्ट्रा मीटिंग में नहीं बैठे तो वो कुछ बड़ा मिस कर देंगे। पर जब तक उन चीज़ों को नो नहीं कहा जाएगा जो मुख्य लक्ष्य का हिस्सा नहीं है, तब तक मैं काम को अपना 100% नहीं दिया जा सकता। और दिमाग को इस तरह एक जगह टिकाने की ये ताकत कोई एक दिन का चमत्कार तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो रोज की आदतों से यानी हैबिट से बनती है। राइट। तो यहां से हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आदतों पर आते हैं। आदतों की जब बात आती है तो लोग अक्सर बहुत जल्दबाजी में होते हैं। हाँ, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एक दिन जिम गए या एक दिन फोकस के साथ काम किया और अगले दिन ही शीशे में नतीजा देखने लगते हैं। पर लाइफ का फ्यूचर अचानक मिले किसी टैलेंट या लक पर निर्भर नहीं करता। सही बात है, वो निर्भर करता है रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों पर। यहाँ सोर्सेज में 1% डेली इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो एक्चुअली सुनने में छोटा लगता है पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये 1% का जादू एक्चुअली मैथमेटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर का सबसे शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। देखिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो शुरुआत में ये बिल्कुल बेअसर लगता है। मतलब फर्क ही नहीं दिखता। हाँ, मान लीजिए किसी ने रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने का फैसला किया। 1 हफ्ते बाद बॉडी में कोई बदलाव नहीं आएगा, 1 महीने बाद भी शायद कुछ ना दिखे। और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल, इस वक्त को वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, जहां उम्मीद और नतीजे के बीच बहुत बड़ा गैप होता है। पर अगर वही इंसान लगातार 1 साल तक इस 1% इम्प्रूवमेंट को बरकरार रखे ना, तो साल के आखिर में वो लगभग 37 गुना यानी 37 टाइम्स बेहतर बन जाता है। 37 टाइम्स, ये तो कमाल का फिगर है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम फाइनेंस की दुनिया से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। सही पकड़ा, पैसे की तरह ही आदतें भी कंपाउंड होती हैं। जिस तरह शुरुआत में बैंक में जमा किया गया थोड़ा सा पैसा बहुत धीरे बढ़ता हुआ महसूस होता है। पहले कुछ सालों तक तो लगता है कि इंटरेस्ट जुड़ने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, अचानक से वो ग्राफ ऊपर की तरफ शूट करता है और एक विशाल रूप ले लेता है। ठीक वही असर उन छोटी आदतों का होता है इंसान की जिंदगी पर। इसलिए जिंदगी को डिफॉल्ट मोड पर जीने की जगह जहां जो हो रहा है बस होने दो, उसको डिजाइन मोड पर जीने की जरूरत होती है। डिजाइन मोड, ये वर्ड बहुत अच्छा है। खुद अपनी आदतें डिजाइन करना। और आदतें डिजाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसानी विल पावर एक लिमिटेड बैटरी की तरह होती है। मतलब दिन के शुरू में फुल चार्ज और फिर धीरे धीरे डाउन। एग्जैक्टली। सुबह उठने पर विल पावर सबसे ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतता है छोटे छोटे डिसीजंस लेने में वो बैटरी डाउन हो जाती है। क्या खाऊं, कौन सी शर्ट पहनूं, इन सब में विल पावर खर्च होती है। ओह, तो इसका मतलब जब तक एक्चुअल काम का वक्त आता है विल पावर खत्म हो चुकी होती है। सही कहा। और यहाँ आदतें इस विल पावर को बचाती हैं। जब कोई काम आदत बन जाता है, जैसे ब्रश करना या गाड़ी चलाना, तो दिमाग को उसके लिए एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, वो ऑटो पायलट पर चला जाता है। बिल्कुल। इसलिए अगर फोकस और मेहनत को आदत बना लिया जाए तो सफलता के लिए रोज नई मोटिवेशन नहीं ढूंढनी पड़ती। ये ऑटो पायलट वाली बात बहुत गहरी है। पर यहाँ एक सवाल आता है। मान लीजिए आदतें सुधर गई, फोकस करना भी सीख लिया, लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता कि उस आदत को और उस ध्यान को किस दिशा में लगाना है, तो वो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। वही तो, ये वैसा ही है जैसे एक बहुत तेज और महंगी गाड़ी हो जिसका इंजन पूरी ताकत से चल रहा हो पर उसमें स्टीयरिंग व्हील ही ना हो। बिना क्लियर गोल्स के सब बेकार है। और सच कहूं तो आमतौर पर लोगों के गोल्स बहुत धुंधले होते हैं, वेग होते हैं। धुंधले से आपका क्या मतलब है? मतलब दिमाग को साफ इंस्ट्रक्शन ना देना। जैसे अगर कोई कहे कि मुझे सफल बनना है या मुझे वेट कम करना है, ये गोल्स नहीं है, ये बस
ख्वाहिशें हैं। राइट, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। दिमाग इन पर काम नहीं करता क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सफल होने का आखिर मेजरमेंट क्या है। और यहाँ स्मार्ट गोल्स का आविष्कार होता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर वही इंसान कहे कि मुझे आने वाले 6 महीने में अपने नए बिजनेस से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो दिमाग का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम ही बदल जाता है। बिल्कुल, अब उसके पास एक क्लियर टारगेट है। ये स्पेसिफिक है क्योंकि पता है क्या करना है, मेजरेबल है क्योंकि 1 लाख रुपए गिने जा सकते हैं, और टाइम बाउंड है क्योंकि 6 महीने का वक्त तय कर दिया गया है। एग्जैक्टली। अब दिमाग बिखरी हुई ख्वाहिशों की जगह एक पक्के रास्ते पर रणनीति बनाने लगता है। और उस रणनीति को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क होता है। इसे 4D फॉर्मूला कहा जाता है। 4D फॉर्मूला, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए है ना? हाँ, दिन भर में हमारे सामने सैकड़ों काम आते हैं। उन्हें इन 4 हिस्सों में बांटना होता है: डंप, डेलीगेट, डिफर और डू। ओके, तो पहला डी है डंप। इसे कैसे यूज करें? देखिए, दिमाग की आदत होती है कि वो हमेशा सबसे आसान काम पहले करना चाहता है, जैसे किसी इररेलेवेंट ईमेल का रिप्लाई करना, क्योंकि इससे तुरंत डोपामिन मिलता है, एक छोटी सी जीत वाली फीलिंग आती है। हाँ, और असल बड़ा काम पीछे छूट जाता है। इसलिए पहला डी है डंप। जो काम मुख्य स्मार्ट गोल्स से नहीं जुड़ा है, उसे सीधा कचरे में डाल देना चाहिए। उस पर वक्त बर्बादी ना करें। फिर आता है दूसरा डी, डेलीगेट, यानी जो काम जरूरी तो है पर उसके लिए विशेषज्ञ यानी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, ऐसे काम को किसी और को सौंप देना चाहिए। सही बात है, खुद हर चीज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा है डिफर, यानी जो काम जरूरी है पर अभी तुरंत करना जरूरी नहीं है, उसे बाद के लिए स्केड्यूल कर देना चाहिए, कैलेंडर में डाल देना चाहिए। और आखिर में बचता है डू। ये वो काम है जो सिर्फ वो इंसान खुद कर सकता है और जो लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अपना पूरा फोकस, अपना डीप वर्क सिर्फ इस डू वाले हिस्से पर लगाना चाहिए। ये फ्रेमवर्क असल में समय को सही जगह इन्वेस्ट करना सिखाता है। पर यहां मैं एक आम सोच की तरफ से एक छोटा सा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर लोग सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो उनके लिए बने हैं, जो उनकी ताकत है, तो कमजोरियों का क्या होगा? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। क्योंकि बचपन से स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर मैथ्स अच्छा है पर साइंस वीक है, तो मैथ्स छोड़कर साइंस की ट्यूशन लो, यानी अपनी वीकनेसेस को सुधारो और एक वेल राउंडेड इंसान बनो। तो क्या अपनी कमजोरियों को इस तरह इग्नोर करके सिर्फ स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना रिस्की नहीं है? देखिए, ये सिखाया जरूर जाता है और बचपन में एक बेसिक एजुकेशन के लिए शायद ये ठीक भी हो, पर अडल्ट्स के लिए और प्रोफेशनल दुनिया में ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ट्रैप है? कैसे? अगर किसी कमजोरी को सुधारने में बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी लगाई जाए, तो बहुत मेहनत के बाद इंसान उसमें सिर्फ एवरेज या औसत दर्जे तक पहुंच पाएगा। आप वीकनेस को थोड़ा सुधार सकते हैं, पर उसमें कभी दुनिया में बेस्ट नहीं बन सकते। यानी पूरा वक्त सिर्फ नॉट बैड बनने में निकाल दिया, जबकि कहीं और ग्रेट बना जा सकता था। एग्जैक्टली। जो लोग अपने क्षेत्र में सबसे आगे होते हैं, वो एवरेज बनने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि हर इंसान में कुछ नेचुरल ताकत होती है, कुछ ऐसी वायरिंग होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो फोकस कमजोरी पर नहीं, स्ट्रेंथ पर होना चाहिए। हाँ, अगर वही एनर्जी, वही 100% फोकस अपनी सबसे बड़ी ताकत पर लगाया जाए, तो कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। विनर्स हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और जहां तक कमजोरियों की बात है, वहां 4D फॉर्मूला का डेलीगेट काम आता है। राइट? बिल्कुल सही पकड़ा। वो उन चीजों के लिए ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जिनकी ताकत वही हो जो उनकी कमजोरी है। टीम वर्क का यही तो मजा है। ये तो पूरी तरह से एक माइंडसेट शिफ्ट है, कमजोरियों पर रोने की बजाय अपनी ताकत का जश्न मनाना। पर एक सच्चाई ये भी है कि जब पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। असफलता यानी फेलियर का सामना भी होता है। वो तो हिस्सा है सफर का। पर जब अचानक से मेहनत नतीजा नहीं देती और सब कुछ गलत होने लगता है, तो आत्मविश्वास गिरना तय है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? असफलता को देखने का नजरिया ही हमारी अगली मंजिल तय करता है। ज्यादातर लोग फेलियर को सक्सेस का ऑपोजिट यानी उल्टा मानते हैं। हाँ, लगता है कि फेल हो गया मतलब अब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन्हें लगता है एक रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है और दूसरा फेलियर की तरफ। पर सच्चाई ये है कि फेलियर सक्सेस के ही रास्ते पर आने वाला एक स्पीड ब्रेकर है। ये कोई आखिरी नतीजा नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है। फीडबैक
मतलब डेटा की तरह देखना चाहिए। हाँ, जब रुकावट आए तो इमोशनल होकर टूटने के बजाय खुद से 3 शांत सवाल पूछने चाहिए। पहला, क्या गलती हुई? दूसरा, क्या इस काम को किसी बेहतर तरीके से किया जा सकता था? और तीसरा, अगली बार इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? ये तीनों सवाल असफलता के जहर को निकालकर उसे एक सीखने की औषधि में बदल देते हैं, गलती को पर्सनल फेलियर बनने से रोक देते हैं, और यहीं से जुड़ता है आत्मविश्वास का मुद्दा। आत्मविश्वास एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। सोर्सेज में एक बहुत गहरी लाइन आती है इस बारे में। यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू बिलीव। ये सच में एक मास्टर प्रिंसिपल है। यानी इंसान को जिंदगी में वो नहीं मिलता जिसकी वो सिर्फ चाहत रखता है, उसे वही मिलता है जिस पर उसे अपने अंदर पूरा विश्वास होता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि घबराहट नहीं होगी, इसका मतलब है घबराहट के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत होना। और उस एक्शन को लेने से पहले दिमाग को तैयार करने का एक बहुत असरदार तरीका होता है विजुअलाइजेशन। ज्यादातर एलीट एथलीट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन, जिसमें आंखें बंद करके सोचा जाता है। हाँ, पर सिर्फ सोचा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जब वो किसी रेस या मैच से पहले आंखें बंद करते हैं तो वो सिर्फ जीतने की ख्वाहिश नहीं करते, वो एक्चुअल में उस रेस के हर सेकंड को माइंड में विजुअलाइज करते हैं। यानी दिमाग में एक मूवी चलती है। बिल्कुल, वो बॉडी की मूवमेंट को और आखिर में जीतने के एहसास को पहले ही महसूस कर लेते हैं। जब दिमाग किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करता है तो उसके लिए वो सच बनने लगता है और बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। अगर मैं आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के प्रोसेस को एक एनालॉजी से समझाऊं तो सोचिए, रात का घूप अंधेरा है, आप किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और 1000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर जाना है। और सड़क पर कोई लाइट नहीं है। राइट। अब गाड़ी की हेडलाइट्स पूरे 1000 किलोमीटर का रास्ता तो एक साथ रोशन नहीं करती ना, वो सिर्फ आगे का 100 मीटर का रास्ता दिखाती हैं, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए वो 100 मीटर की रोशनी ही काफी होती है। बहुत खूबसूरत उदाहरण है ये। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, अगला 100 मीटर अपने आप दिखने लगता है। ज्यादातर लोग सफर इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे बैठे पूरा 1000 किलोमीटर का क्लियर रास्ता एक साथ दिख जाए। ये अंधेरे और हेडलाइट का उदाहरण बिल्कुल वही समझाता है जो आत्मविश्वास का असली रूप है। आत्मविश्वास सिर्फ एक कमरे में बैठकर ओवरथिंक करने से पैदा नहीं होता, वो एक्शन लेने से आता है। एक्शन ही आत्मविश्वास को पैदा करता है। हाँ, जब पहला कदम उठाया जाता है, जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, तब अगला रास्ता नजर आता है। एक्शन ही वो इंजन है जो आत्मविश्वास की हेडलाइट को जलाए रखता है। पर इस सफर में एक और बड़ी सच्चाई है। वो क्या? इंसान चाहे जितना भी फोकस्ड हो, कितना भी आत्मविश्वास से भरा हो, वो अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकता। मंजिल तक पहुंचने और वहां टिके रहने के लिए किसी न किसी नेटवर्क की जरूरत पड़ती ही है। सही बात है। इंसान एक सोशल एनिमल है और हमारा आसपास का माहौल हमारी आदत और दिमाग को लगातार शेप करता रहता है। तो चर्चा के इस अगले हिस्से में रिलेशनशिप्स और नेटवर्क की ताकत पर थोड़ी बात करते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है बिजनेस की दुनिया में, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी आपके आसपास के लोग ही आपकी असली दौलत है। बिल्कुल। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान उन्हीं 5 लोगों का औसत यानी एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। ये तो थोड़ा डरावना भी लगता है अगर आसपास के लोग सही ना हो, है ना? अगर आसपास के 5 लोग दिन भर शिकायतें करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आप खुद छठे बन जाएंगे। पर अगर वो लोग पॉजिटिव, एम्बिशियस और फोकस्ड हैं, तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली आपको भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी। इसे शायद मिरर न्यूरॉन्स का असर भी कहते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आसपास के लोगों की आदतों और सोच को कॉपी करने लगता है। इसलिए अपने नेटवर्क को ध्यान से चुनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर अच्छा नेटवर्क सिर्फ उन लोगों के पास जाकर बैठने से तो नहीं बनता। नहीं, इसका बुनियादी नियम है वैल्यू क्रिएट करना। अगर कोई चाहता है कि कामयाब लोग अपना वक्त दें, तो पहले सोचना होगा कि उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ी जा सकती है। सही। और इसी नेटवर्क और रिलेशनशिप्स के दौरान एक ऐसी रुकावट सामने आती है जो शायद दुनिया के आधे से ज्यादा ब्रिलियंट आइडियाज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। आप डर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मांगने का डर या फियर ऑफ आस्किंग। लोग मदद मांगने से, नया प्रोजेक्ट मांगने से या कोई नया रास्ता निकालने के लिए पूछने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन का डर बहुत रियल होता है लोगों के लिए, पर सच्चाई ये है कि इफ यू डोंट आस्क, द आंसर विल ऑलवेज बी नो।
ये जो डर है ना, ये असल में हमारी एवोल्यूशन के डीपली रूटेड साइकोलॉजी से आता है। हजारों साल पहले जब इंसान कबीले में रहता था, तो अगर उसे कबीले से रिजेक्ट कर दिया जाता तो जंगल में अकेले जिंदा रहना नामुमकिन था। यानी उस वक्त रिजेक्शन का मतलब मौत होता था। एग्जैक्टली। आज दुनिया बदल रही है। एक ईमेल का रिजेक्शन आने से किसी की जान नहीं जाती, पर दिमाग अभी भी उसी पुराने डर के साथ रिएक्ट करता है। पर बिना पूछे जो एक फेक सेफ्टी मिलती है, उसकी कीमत आपकी असफलता होती है। अगर मैं इस बात को थोड़ा और डीपली देखूं, तो एक्चुअली लोग किसी और से ना सुनने से उतना नहीं डरते। दरअसल अप्लाई करने या पूछने से पहले ही वो अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं और खुद को ही ना बोल देते हैं। हाँ, सेल्फ रिजेक्शन। लोग सोचते हैं मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वो मुझे पक्का रिजेक्ट कर देंगे, और फिर अप्लाई नहीं करते। ये अपने आप को रोकने का सबसे खतरनाक तरीका है। एक अजीब सी ईगो या सेल्फ इमेज होती है जिसे बचाना होता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, बाहर की दुनिया बाद में रिजेक्ट करती है, लोग पहले ही खुद को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। हाँ। खुद को इस तरह डिस्क्वालीफाई करना एक सेफ बट स्टैग्नेशन वाला रास्ता है, जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। हर नो को एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने फेलियर के बारे में बात की थी। रिजेक्शन इज जस्ट फीडबैक। बिल्कुल। जब कोई दूसरा इंसान आके ना बोलता है तो वो एक मौका होता है पूछने का कि क्यों नहीं, मैं अगली बार कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर रिजेक्शन असल में एक यस के और करीब ले जाता है, पर उसके लिए उस पहले रिजेक्शन को हैंडल करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो अपनी इस गहरी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, जहां हम इन सब बातों को समेटकर एक निचोड़ निकालेंगे। हमने फोकस की पावर को समझा, हैबिट्स और 1% इंप्रूवमेंट को देखा, स्मार्ट गोल्स बनाए और अंधेरे में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखा। बहुत ही लंबा और ज्ञानवर्धक सफर रहा। पर एक सवाल अभी भी है, क्या सिर्फ इन सब बातों का पता होना काफी है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये सब नॉलेज है, वो ऐसी सारी बातें जानते हैं, ऐसी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, पर उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना अपने आप में कोई पावर नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा भ्रम है। तो असली पावर क्या है? अप्लाइड नॉलेज, यानी वो जानकारी जिसे रियल लाइफ में एक्शन में बदला गया हो, सिर्फ वही असल ताकत है। जानना और उस पर अमल करना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। और इस फासले को मिटाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। अक्सर लोग नया गोल बनाते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस देखकर बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन तक 12-12 घंटे पढ़ाई करेंगे या काम करेंगे। हाँ, नया नया जोश होता है, इंटेंसिटी कहते हैं। हाँ। पर तीसरे दिन दिमाग थक जाता है और वो वापस अपनी पुरानी आरामदायक आदतों पर लौट आते हैं। इसके बजाय रोज लगातार सिर्फ 2 घंटे काम करना, पर उसे हर रोज करना, चाहे मूड हो या ना हो, ये कंसिस्टेंसी है। लंबा गेम हमेशा कंसिस्टेंसी ही जीतती है। और ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सिर्फ विल पावर काम नहीं आती। इस पूरे सफर में इंसान का लाइफ पर्पस, यानी उसका सबसे बड़ा मकसद सबसे जरूरी होता है। पर्पस, जिसे लोग अपना वाई भी कहते हैं। बिल्कुल। जब किसी काम को करने का बुनियादी कारण यानी वाई बहुत गहरा और मजबूत होता है, तो उस काम को करने का हाउ यानी तरीका अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। अगर वाई क्लियर है तो रास्ता मिल ही जाता है। हाँ, जब विजन बड़ा होता है तो छोटी मोटी रुकावटें, थकान या रिजेक्शन इंसान को रोक नहीं पाती। सच कहा। पर्पस के बिना सक्सेस ऐसी ही है जैसे बिना मंजिल के तेज दौड़ना। कहीं पहुंच भी गए तो वहां खुशी नहीं मिलेगी। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अचानक किसी दिन बेड से उठते ही नहीं मिलती। ये तो चुनाव है। हाँ, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हर सुबह आंख खुलते ही करना पड़ता है कि आज ध्यान कहाँ लगाना है। सफलता उन्हीं बातों को लगातार चुनते रहने का नाम है जिन्हें बाकी लोग बोर होकर छोड़ देते हैं। जब रोज अपने पर्पस को ध्यान में रखकर एक ही दिशा में फोकस किया जाता है, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह नतीजे भी वैसे ही चमकते हैं। तो इस डीप डाइव को यहाँ समाप्त करते हुए इन सारी बातों के निचोड़ से एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा आत्ममंथन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। मैं खुद वो सवाल सुनने के लिए इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहूंगा कि सुनने वाले आज की चर्चा से इस एक सवाल को अपने साथ लेकर जाएं और फुर्सत में इस पर गहराई से सोचें। अगर आज ही किसी को अपनी लाइफ के किसी एक काम पर, किसी एक आदत या लक्ष्य पर अपना 100% फोकस लगाना हो, एक ऐसा फोकस जो उनका आने वाला कल पूरी तरह से बदल दे, तो वो आज उठाया जाने वाला एक छोटा सा कदम